नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आपका। उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में संख्या पद्धति की फर्स्ट क्लास देखी थी, उसमें आपने देखा कि क्या होती है परिमेय संख्या, क्या प्राकृत संख्या, क्या पूर्णांक संख्या। इस तरीके से अब आपको ये इसकी बेसिक नॉलेज, जो आपने डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन थे, वो आपको अब करना बिल्कुल अच्छे से आने लग गए होंगे, समझ में आ गई होगी। उम्मीद है अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक शेयर कीजिए और इसको लाइक करिए और कमेंट करते रहिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम किस तरीके से आगे चल रहे हैं। और जैसा कि हम चल रहे थे, आज इसकी नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसा हमने देखा था कि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो एक से लेकर के एक दो तीन चार इस तरीके से जाते हुए एन तक आगे तक जाती है, ये प्राकृत संख्या है। इसमें अगर जीरो और जोड़ देते हैं तो ये होती है पूर्ण संख्या। फिर इसमें अगर नेगेटिव इंटीजर्स और जोड़ देते हैं, जैसे -1 -2 -3 इस तरीके से और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाती है पूर्णांक संख्या। और फिर इन सारी संख्या के अलावा भी कुछ संख्या होती है, जैसे पी अपॉन क्यू, जैसे कि 22/7 हुआ, या कोई सी भी बटा वाली संख्या पी अपॉन क्यू, और पॉइंट वाली संख्या। वो सारी संख्याएं जब आकर के जुड़ जाती है, इनके अलावा वो सब मिलकर के कहलाती है परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय के अंदर ये सब तो होगी होगी, उसके अलावा p/q 22/7 और पॉइंट वाली जैसे 3.4 है, इस तरीके से कोई भी संख्या होगी वो होगी परिमेय संख्या में। फिर हमने थोड़ा बहुत अपरिमेय को भी देखा था, आपके सिलेबस के अनुसार इसमें रेशनल इरेशनल दोनों है। तो अपरिमेय जैसे कि आपने देखा पाई, जैसे कि आपने देखा √2 √3 log x, जैसे कि log 3, इस तरीके की कोई भी संख्या है, इनको हम अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। अब आपको इसमें अलग अलग डिफाइन करना आ गया होगा, जैसे हमने सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि कौन सी संख्या कौन सी होती है। ये संख्याएं सारी होती है। अब ये परिमेय और अपरिमेय ये दोनों मिलकर के कहलाती है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। नंबर्स और भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे आपके पास में एक काल्पनिक संख्या भी होती है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ी हायर एजुकेशन में आती है। काल्पनिक संख्या जिसके अंदर जैसे कि अंडर के अंदर -2 है, या अंडर के अंदर -5 है, इस तरीके से अंडर के अंदर माइनस वाली संख्या जब आ जाएगी, तो इस माइनस को जब हम सोल्व करते हैं तो ये माइनस एक तरह से एक नई डिजिट बन जाता है, जिसको बोलते हैं आई, यानी कि आयोटा। मैथ्स में इसको बोलते हैं आयोटा, इसका चिन्ह होता है इंग्लिश के आई की तरह। तो ये जो आयोटा वाला चिन्ह आता है, ये आता है काल्पनिक संख्या में, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है काल्पनिक संख्या, इसलिए इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वरना इसके आगे वास्तविक और काल्पनिक मिलकर के फिर सम्मिश्र संख्या भी बन जाती है। तो हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आगे डीप में नहीं जाना। वास्तविक संख्या, वास्तविक में दो तरीके की संख्या होती है, परिमेय या अपरिमेय। अब परिमेय की आपने देख ली कि ये सारी सब परिमेय संख्याएं हैं, और जो ये वाली बची पाई, √2 √3 और log 3, ये इस टाइप की जो संख्या आएगी ये होगी अपरिमेय संख्या है। तो संख्याओं का आपने ये विभाजन देख लिया था। अब जैसे कि हम देखे थे कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इन संख्याओं को भी अलग अलग से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन सी तो होती है भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी सम, कौन सी विषम। इस तरीके से हम इनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी हम आज इसको शुरुआत करेंगे कि क्या आपके पास में भाज्य संख्या होती है, क्या अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले चलेंगे, पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्राकृत संख्याओं के ऊपर। प्राकृत संख्या कौन सी, एक से लेकर के जो चलती आ रही है 1 2 3 4, इसमें कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। यदि आपके पास में पूछे जाए सीधे सीधे कि जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपसे पूछे जाए कि जैसे कि 10 तक के अंकों का योग, कि 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप नीचे इसको लिख करके जोड़ते रहेंगे, जोड़ करके इसका आंसर देंगे। लेकिन अगर ये 10 की जगह 100 आ जाए तो, 100 आ जाए तो जोड़ने थोड़ी बैठेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, एन प्राकृत संख्याओं का योग, जिसको हम लिखते हैं, ये आप देखिए, एन प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1/2, इसको ऐसे लिखते हैं n × n+1/2। ठीक है, जहाँ n का मान कितना है, जो आपके पास में आखिरी संख्या है, जहाँ तक की संख्याओं का पूछा गया है, जैसे कि ये 100 तक का पूछा है, तो n+1/2 क्या होगा, आपके पास में होगा 100 इंटू 100 और 1, 100 में एक जोड़ा 101/2। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, 2 से अगर 100 को काटेंगे तो 50, और 101 को 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 505 और 0। ये आपके पास में सीधे सीधे n संख्याओं के योग का सूत्र, सिर्फ n प्राकृत संख्याओं के योग का। अगला सूत्र है, अगर आपके पास में ये संख्या 1 2 3 4 5 नहीं होकर के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ऐसे 100 का स्क्वायर, इस तरीके से संख्याएं हुई, तो कि जहाँ पे स्क्वायर वाली
स्क्वायर वाली संख्या है जहाँ पे आपको इसका योग पूछा जाए, तो इस तरीके के लिए फॉर्मूला होता है कि एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योग अगर आपको निकालना है तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। यहाँ लिख देता हूँ, यह जगह थोड़ी कम है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ये हो गया आपके पास में ये वाला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा सिक्स। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तीनों तीनों फॉर्मूले याद करने हैं और ये आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं, सीईटी से लेकर के आरएस तक के ये सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए। सीधे सीधे सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर आपको ये मान रखना है। तो जब 100 तक की स्क्वायर की संख्याओं का आपसे पूछा जाए कि एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना 100, 100 प्लस एक 101, फिर 2n यानी कि 100 इंटू दो 201, 201 बटा 6। और इस तरीके से जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो वहाँ पे आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि जब वर्गों का पूछे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इस तरीके से आपके पास में 100 का स्क्वायर ये पूछे, तो एन एन प्लस वन बटा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटा 6, ये आपके पास में ये फॉर्मूला होता है। यहाँ आपके पास में ये फॉर्मूला होता है। अगर ये मान लो कि स्क्वायर में नहीं पूछ के क्यूब में पूछ ले, कि जैसे एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब, ऐसे जाते जाते आगे पूछ ले आपसे। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि ये 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, इस तरीके से आपसे कोई संख्या पूछ ली जाए कि 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का योग क्या होगा, तो इसके लिए आपके पास में सीधा सा सूत्र है कि एन प्राकृत संख्या के घनों का योग। घनों का योग क्या होता है, तो इसका भी सीधा सा सूत्र है आपके पास ये, इसको हम लिखते हैं एन एन प्लस वन बटा दो और इस पूरे पे होल स्क्वायर, इस पूरे पे ये होल स्क्वायर। अगर उसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको 10 तक की संख्याओं का क्यूब अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ पे एन की जगह आप रख देंगे 10, 10 के बाद में 10 प्लस एक क्या 11 बटा दो और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 से अगर 10 गया 5 बार और 11 5 55, तो 55 का होल स्क्वायर। ऑप्शन में या तो सीधे सीधे 55 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, ऑप्शन में आपको कोई ज़्यादा पूरा आखिरी तक करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन में या तो यही हो जाता है 55 का स्क्वायर, या कुछ अगर छोटी संख्या है तो उसका स्क्वायर आपके पास में दिया हुआ भी होगा। तो आपके पास में ऑप्शन के हिसाब से इसमें मान निकालना है। फॉर्मूला क्या है, एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, एन एन प्लस वन बटा दो। वर्गों का योग क्या है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटा 6। और घन का योग क्या है, एन एन प्लस वन बटा दो का होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर। ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरीके के फॉर्मूले। इसको जैसे कि हम देखें आगे, तो आपके पास में एक एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। वैसे मैंने इसमें आंसर दिए हुए हैं, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हैं। आपको बस एक कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठना है। मैंने पहले भी बताया था कि नंबर सिस्टम में तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना ही बैठना है। आप खुद कर सकते हैं, जब मैं यहाँ बता रहा हूँ जिसको ये समझ में आ गया वो खुद कर सकता है कि एन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस ऐसे जाते जाते 20 तक, 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एन एन प्लस वन बटा दो। तो ये आपने सीधे सीधे पता है कि 20 इंटू 21 बटा दो, 2 से 20 गया 10 बार और ये आ गया आपके पास 210। सीधे से आपके पास में सिंपल सा आ गया। अगर इसी तरीके से 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो वर्गों का योग पूछे तो वही एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटा 6। तो इस तरीके से हम करेंगे कि एन का मान क्या है 20, एन प्लस वन यानी कि 21, टू एन प्लस वन यानी कि एन का दुगना 20 दूनी 40 और 1 41, टू एन प्लस वन बटा 6। इसको हम करेंगे तो 3 7 ये 21, 2 और ये गया 10। इसको हम करेंगे तो 7 1 चौक 7 चौक 28 और 2870 ये आ गया आपके पास। और ये शायद यहाँ आंसर भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो दोबारा चेक कर सकते हैं। आपको खुद को करने ये क्वेश्चन, वैसे मैं बता रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया वो खुद कर सकता है। आपके साथ अभी के अभी आप कॉपी पेन लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना है 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग। घनों का योग करना है तो वही एन एन प्लस वन, एन 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 प्लस वन बटा दो और इसका पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करना है तो ये आपके पास में 2 से ये गया 10 बार, 21 इंटू 10 210 और इस पूरे 210 का स्क्वायर।
मैंने आपको बताया था कि जब जीरो का स्क्वायर आया तो आपको डरना ही नहीं, जीरो के स्क्वायर में आपको सीधे सीधे एक जीरो की जगह 2 जीरो लगा देनी है। और 21 का स्क्वायर जब आपको करना है तो 21 का स्क्वायर आपको पता है 441। आपको ये स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े कम से कम इतने तो याद करने कि आपको 10 तक के क्यूब तो याद हो, 10 तक तो क्यूब याद हो, और कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 20 तक पहाड़े याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया। ये 3 चीज़ें अगर आपको याद है तो नंबर सिस्टम में आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए कि आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, आप वहाँ पे पीछे जा करके आप गुणा भाग नहीं करते रहे। आपको कई चीज़ें होती है सीधे सीधे, जैसे आपके पास ये आया 210 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर आपको पता है 441, और जीरो का स्क्वायर होता है डबल जीरो। ये मैंने पिछली क्लासों में बताया, और वैसे इस चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे से खोल के समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से जीरो की गणित चलती है। ठीक है, ये आपके पास में 3 फॉर्मूले थे, और उन तीनों फॉर्मूलों पे ये तीनों क्वेश्चन आज आपने सीख लिए। चलते नेक्स्ट, हम चल रहे थे संख्याओं पे। तो संख्या किस तरीके से, मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याओं को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कौन सी सम होती है कौन सी विषम होती है। तो सम संख्या कौन सी होती है कि जो 2 से विभाजित होती है हमेशा। 2 से विभाजित कैसे, कि मान लो 2 2 खुद 2 से विभाजित है, 4 6 8, इस तरीके के ये संख्या आगे तक जाती रहेगी जब तक जहाँ तक जब तक ये जान। तो ये इस तरीके से चलते हुए संख्या 8 10 12, कोई सी भी संख्या है जो अगर 2 से विभाजित होती है तो वो सम संख्या होती है, यानी कि हर दूसरी संख्या सम संख्या है। जैसे आप बोलेंगे कि 102, ये भी सम संख्या है, या आप बोलेंगे कि 1000006 इतनी, तो ये भी अगर 2 से विभाजित है तो ये सम संख्या है। इसी तरीके से विषम संख्या कौन सी, जो 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे 2 से विभाजित, 1 2 से विभाजित नहीं होता, 3 5 7 9, इस तरीके से आगे अगर चलते जाएंगे तो वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो होती है विषम संख्या। आगे तम चलते जाएंगे तो जैसे कि 101, ये 2 से विभाजित नहीं होता, और आगे जाएंगे तो जैसे 999 या फिर 1003, जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा वो सब विषम संख्याएं हैं। तो सम और विषम वैसे आप जानते होंगे, फिर भी आपको पता होगा इवन और ओड। तो जैसे कि ये सारी संख्याएं हो गई कि एक विषम हो गई एक सम हो गई, एक विषम एक सम एक विषम एक सम। संख्याएं सारी यही चलती है कि या तो वो विषम होगी या वो सम होगी। जितनी भी संख्याएं जो हम नेचुरल नंबर में हम देखते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में हम जितनी भी संख्याओं को देखते हैं वो या तो विषम हो रही है या सम हो रही है, एक छोड़ के एक। बिल्कुल। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि लगातार, सबसे पहले ये लगातार n सम संख्याओं, लगातार n सम संख्याओं का योग, ये आपके पास होता है कि n n+1। आपसे पूछा जाए कि जैसे लगातार 10 सम संख्याओं का योग, जैसे कि कौन सी हो गई 10 सम संख्या, कि 2 2 के बाद 4, फिर आगे 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे कहाँ तक हुई 20 तक। तो लगातार 10 सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। ये कुल संख्याएं कितनी हुई 10। ठीक है, तो इन 10 सम संख्याओं का योग आपको निकालना है, तो आपको सीधे से इस फॉर्मूले में मान रखना है n n+1। n का मान यहाँ पे 10, 10 इंटू 10+1, यानी कि 10 इंटू 11, और ये आ गया आपके पास 110। यानी कि 2 से लेकर के 20 तक सम संख्याओं का, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनका टोटल आएगा आपके पास 110। और ये सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला था, और ये क्वेश्चन आपके पास में रीट में भी पूछा जा चुका है और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। सीधे से अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सीधे से इसका मान निकाल सकते हैं। ये पूरा चैप्टर इसी तरीके से, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे आपके पास में, सारे कॉन्सेप्ट के छोटे 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 फॉर्मूले होंगे। बिल्कुल अगर वो फॉर्मूला पता है तो आप सीधे से उस क्वेश्चन का एक ही बार में आंसर निकाल लेंगे, वरना आप उसको पेन कॉपी लेकर के आप उलझते रहेंगे वहाँ पे एग्जाम में। क्वेश्चन भी लगेगा आपको बहुत सिंपल है, लेकिन आप उसकी कैलकुलेशन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो n सम संख्याओं का योग क्या होगा कि n n+1। उसके बाद में इसी तरीके से लगातार n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछे, तो n विषम संख्याओं को मान लो जैसे 10 विषम संख्याओं का योग पूछे, तो 10 विषम संख्या कहाँ से आएगी, 1 से शुरू होकर के 1 3 5 7, और फिर आखिर में जाकर के जाएगी जैसे 19 तक, 19 तक जा रही है। ये आ गई आपके पास 10 विषम संख्या है, और इनका योग आपसे पूछा जाए, इनका योग अगर आपसे पूछे तो सीधे से इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। n स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि 10 विषम संख्याओं का योग पूछा है, n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो इनका क्या आएगा, इनका टोटल आएगा 100। अगर आप 1 से लेकर 19 तक संख्याओं को जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास में 100, और 2 से लेकर 20 तक सम संख्याओं को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा ये 110। सीधे से ये दो फॉर्मूला ध्यान रखना है, n n+1, और विषम संख्याओं को अगर जोड़ना है तो n स्क्वायर। ठीक है, आपने अब तक सिर्फ 5 फॉर्मूले देखे। यदि प्राकृत संख्या पूरी हो लाइन से 1 से लेकर के आगे तक, तो आपको सीधे से n n+1 बटा 2,
यदि प्राकृत संख्याओं का वर्ग है तो वर्ग में n+1 2n+1/6, घन है तो n+1/2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से केवल सम संख्या पूछे तो n+1 और विषम संख्या पूछे तो n²। ठीक है, आपको सम और विषम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते मेन भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के ऊपर। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए। कि देखो कोई सी भी संख्या है, जैसे मान लो कि 5 कोई संख्या है। अब 5 संख्या में कोई सी भी संख्या 5 हो गई, 20 हो गई, या आपने मान लिया 8 हो गया, कुछ भी हो गया। इन सभी संख्याओं में एक तो खुद का तो भाग जाता ही जाता है कि 8 में आप 8 का भाग दोगे तो जाएगा ही जाएगा, 5 में 5 का भाग दोगे बिल्कुल जाएगा, और 20 में 20 का भाग दोगे बिल्कुल जाएगा। खुद का तो भाग जाता ही है, और इसमें एक का भी भाग जाता है, सभी संख्याओं में एक का भाग भी जाता है। 8 में आप एक का भाग दोगे तो भी जाएगा, चाहे आप ऐसे देख लो कि 8 में आप एक का भाग दोगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 में खुद 8 का भाग दोगे तो 1 बढ़ जाएगा। तो कोई सी भी संख्या में स्वयं का और एक का, इन दोनों का भाग तो हमेशा जाता है, लेकिन उसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाए, स्वयं को हटा दो, इसमें स्वयं और एक इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है अगर, तो वो होती है कौन सी? भाज्य संख्या। जैसे कि ये आपने बताया था कि हमने अभी 3 एग्जांपल लिए थे, 8, 5 और 20। तो इसमें 8 में भाग जाता है किसका? 2 का भी जाता है या फिर 4 का भी जाता है। ठीक है, 20 में हम देखेंगे तो 20 में 5 का भी जाता है, 20 में 2 का भी जाता है, 20 में 10 का भी जाता है। तो इनमें सब में जिस चीज़ में भाग जा रहा है वो सब हो गई भाज्य संख्या है। यानी कि जिसके एक से अधिक गुणन, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 तो कौन से हो गए? 2 तो स्वयं हो गए। गुणनखंड हम आगे देखेंगे कि एक तो स्वयं और एक, ये 2 गुणनखंड तो ये हो गए। इसके अलावा कोई अगर गुणनखंड होगा तो वो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो वो संख्या होगी भाज्य संख्या। और यदि दूसरी परिभाषा इसको देख रहे हैं कि वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो वो हो गई भाज्य संख्या। अब इसके अलावा इससे जस्ट अपोजिट हम देखेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइम नंबर। आपके पास है, प्राइम नंबर से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्राइम नंबर से ही पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। प्राइम नंबर से उठ करके कई बार सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें फैक्ट बहुत सारे होते हैं, तो आपको समझना है क्या। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे? इसकी जस्ट उल्टी, कि जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए। कैसे? जिसमें स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि हमने देखा अभी 5 में या तो 5 का ही भाग जाएगा या फिर एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, किसी का भाग नहीं जाएगा। जैसे हमने देखा एक 11 में आप भाग लेके देखो, 11 खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे हम देखेंगे 31, जैसे हम देखेंगे 17, कोई सी भी संख्या आप देख लो। इस तरीके से कोई जो भी संख्या आप देखोगे उसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये सारी संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। अभी अभाज्य कैसे होती है, इसको या तो आपको भाग दे के पता करना पड़ेगा कि जैसे किस में भाग नहीं जा रहा तो भाग दे करके आपको पता करना पड़ेगा, और भाग दे करके आप इसमें पता कर सकते हैं। लेकिन वहाँ एग्जाम में आप सब में भाग दे करके तो रहेंगे नहीं, वहाँ पे आपके सीधा पूछ लिया जाता है कि 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है या 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। इस तरीके से आपके पास सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए हम इसके फैक्ट को हम डायरेक्ट याद करेंगे। कुछ फैक्ट है कि जैसे कि कौन से, कि एक जो संख्या है, एक पहला जो प्राकृत संख्या होती है एक, वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है, उसको दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया। एक को न तो भाज्य माना गया है न अभाज्य माना गया है, शुरुआती 2 से मानते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट है, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन में आपके पास सीधे के सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। एक क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। फिर दूसरी चीज पूछते हैं, अब एक कुछ भी नहीं है तो अब शुरुआत कहाँ से हो रही है? 2 से। तो 2 क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सीधे के सीधे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। हम अभाज्य संख्याओं को अगर देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से अभाज्य संख्या चलती है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2। एक तो सबसे मेन फैक्ट ये हो गया कि सबसे छोटी। दूसरा मेन फैक्ट क्या हो गया कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम और अभाज्य दोनों, यानी कि और जितनी भी संख्याएं हैं 2 के अलावा वो सब कौन सी? विषम। आप देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3, 5, 7, 11, 2, ये सब क्या है? विषम। तो ये कोई रटने के इफेक्ट नहीं है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, जो दिख रहा है वही आपको समझ में आ रहा है। तो इनको याद करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2, और शेष सभी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब है विषम। सीधा सा फैक्ट है, याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आपको ये याद करना है कि कितनी संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है।
आपको पूरी पूरी अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये 1 से लेकर के 100 तक की सारी अभाज्य संख्या ये रही। कैसे? हम शुरुआत से चलेंगे कि जैसे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आएगी आपके पास में 11, 13, 17, 19, फिर आगे आएंगे 31, 37। ठीक है, ये सब अभाज्य, 31 नहीं, पहले 23, 29, फिर 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। ये आपको याद ही करनी है 100 तक, ये आपको दी हुई है। एक बार आपको याद कर लेनी है, और मैं बता रहा हूँ क्यों। इसके अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा कि ये आपको क्यों याद करनी है। कैसे? कि 1 से लेकर के 100 तक ये आपको लिखी हुई है पूरी की पूरी 25 25 अभाज्य संख्याएं होती है। फर्स्ट लाइन में कितनी है? 4। यहाँ आप देखो कि फर्स्ट लाइन में आपके पास में ये 4। फिर सेकंड लाइन में 11 से 20 तक में कितनी है? 4। फिर 21 से 30 में कितनी है? 2। फिर कितनी है? 2। फिर कितनी है? 3। फिर 2, 2, फिर 3, फिर 2, और फिर 1। इस तरीके से आपको भी बताऊंगा कैसे याद करनी है। तो याद आप एक बार इनको देखोगे तो आपको 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या याद हो जाएगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये। अब ये आपको इस तरीके से याद करनी है कि सबसे पहले कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में आपको पता है, 1 से 100 तक मैंने आपको बताया कि 25, पूरी की पूरी 25 आपने देख ली कि 1 से 100 तक के बीच में आपके पास में 25 अभाज्य संख्या। लेकिन अगर 1 से 50 पूछे तो 1 से 50 पूछे तो आपके पास में 15 अभाज्य संख्या है। सीधे सीधे 1 से ये 25, 50, 75 और 100। अगर 1 से 100 तक पूछे तो आपके पास में कितनी पूरी 25 अभाज्य संख्या है। अगर 1 से 50 के बीच पूछे तो 15 अभाज्य संख्या है। यदि 1 से 25 के बीच पूछे तो आपके पास में 9 अभाज्य संख्या है। और 1 से 75 के बीच में पूछे तो ये आपके पास 21 अभाज्य संख्या है। और ये आपको सीधे फैक्ट याद करने, क्योंकि ये सीधे के सीधे एग्जाम में ऐसे कैसे फैक्ट पूछे जाते हैं। आपके पास में ये 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75, 1 से 100, जरूरी नहीं है ये पूछे। आपके पास में ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 60 के बीच में कितनी है। अब यहाँ पूछ लिया, ये आने की संभावना कम है, ये आने की डायरेक्ट आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए इनको तो आपको याद ही करना है कि 50 से पहले कितनी है? 15, और 50 से बाद कितनी है? 10। तो टोटल 15 और 10 मिला करके 100 तक कितनी हो गई? 50 से पहले यहाँ तक तो कितनी है? 15, और यहाँ तक 50 से 100 तक कितनी है? 10। तो इसलिए 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25। एक चीज़ तो आपको ये याद होगी कि 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10। ठीक है, और इनको अगर आपने याद कर लिया 1 से 25 तक 9, तो बहुत ही बढ़िया। वरना इसको तो आप याद कर ही सकते हो कि फर्स्ट लाइन में कितनी है? 4। इनको याद करना बहुत आसान है से कि शुरुआत की दोनों लाइनों में 4 4। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 2 3 2 2। शुरू में 4 4 है, उसके बाद में फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2, लगातार 2 2 3 2 2 3, फिर 2 1। सीधे सीधे लास्ट में क्या है? 3 2 1। किसी भी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। 4 4। अब आपने 1 से लेकर के 25 तक आपने देखा, तो 1 से लेकर 25 तक ही आपको याद है कि 4 और 4 और 1 9। 1 से 25 तक कितनी होगी? 9। आपसे पूछे 1 से 50 तक, तो 4 4 2 2 3, ये आपके पास में हो गई 15। ये आपसे पूछे 50 से 100 के बीच में पूछे तो ये 2 2 3 2 1, ये आपके पास हो गए टोटल 10। इस तरीके से आपको संख्याओं को इनको एक बार याद कर लेना है, और ये याद करना ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से अब तक 3 बार तो क्वेश्चन पूछा जा चुका इसी में से। चैप्टर ये बहुत बड़ा होता है, इसमें फैक्ट बहुत सारे हैं। इतने सारे फैक्ट होने के बावजूद आपके पास में अभाज्य संख्याओं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी मैं आपको यही क्वेश्चन करवाऊंगा कैसे। फिर इसके अलावा आपने ये देखा सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। आपको पता है कि जब 2 से शुरू हो रही थी कि 2 4 6 8 10, तो सबसे छोटी सम संख्या हो गई 2। और विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी हो गई? 1, क्योंकि वो 1 3 5 7 9 इससे शुरू हो रही थी। तो ये फैक्ट आपको एक अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पता है कि सबसे छोटी सम संख्या है 2 और सबसे छोटी विषम संख्या है 1। अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये अभाज्य संख्या आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बस आप इसको 2 बार इस टेबल को देख लो। 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या है ये। अब हम चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। ये रहा, ये क्वेश्चन आया व्याख्यातावर्ती 2014 में। सीधा का सीधा क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से लेकर के 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है। अब आप वहाँ पे निकालने बैठे रहोगे, निकाल के बैठोगे, और अगर आपने मान लो 25 नहीं निकाल करके गिनने में आपकी कोई गलती हो गई, कोई अभाज्य संख्या आपको मिली नहीं और आपने चॉइस
चॉइस ही आई आपके पास, तो इसमें ऑप्शन चॉइस भी था, ये 2 कमाई तो 23 भी था, इसलिए आप वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं हो। इसलिए आपको एक बार ये पूरी टेबल जो थी इसको याद कर लेनी है, क्योंकि ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो पूछा है 1 से लेकर के 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या, जो हमने डायरेक्ट भी याद किया है कि 1 से 100 तक कितनी है, 25। एक बार में आपने याद कर लिया, क्वेश्चन आया व्याख्याता भर्ती 2014 में। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 30 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, और ये क्वेश्चन में आया किसमें, रीट लेवल 1 2022। अभी 2022 पिछली जो रीट हुई है उसी में आया ये, 1 से लेकर के 30 तक की कितनी अभाज्य संख्या है। अब आपको इस तरीके से आप निकालने बैठोगे तो आपको लगेगा टाइम, और कुछ गलती भी हो सकती है। ऑप्शन बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, आप इसमें देखोगे सीधे सीधे टेबल में 1 से लेकर के 30 तक आपको देखना है। तो फर्स्ट लाइन में 4, सेकंड लाइन में 4, और थर्ड लाइन में 2, 4 4 2, आप सीधे से इसमें लगा सकते हो कितने हो गए, 10। कि 4 4 और 2, 3 लाइनों में आपके पास हो गए 10। ये 1 से 30 तक की संख्या आपको पता लग गई। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर है। ये क्वेश्चन भी आपके पास में पूछा गया है, रीट लेवल 1 2021। ये 2021 जो आउट हुआ था इसके साथ वाला पेपर, उसके फर्स्ट वाले पेपर में था ये, लेवल 1 में, कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर लिखिए। अब आप वहाँ पे बैठ के सोचते रहोगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, गलत लिख दिए तो अंतर भी गलत आ जाएगा। सिर्फ घटाना है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, ये कि 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या, 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है कि 11। 97 और 11 आपको पता है, तो आप में इसमें सीधे सीधे ये 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या है 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी क्या है 11। अगर आपको ये पता है 97 11 पता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन कि 86 आएगा। ठीक है, सबसे मेन आपके पास में क्या है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। बिल्कुल 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट रो में 4 4, आपको सीधे सीधे याद आ जाएगा कि शुरू की 2 लाइन में तो 4 4 है, फिर एक बार आते फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 2, ये देखो, फिर 3, और फिर 2 1, सीधे से आपको याद हो जाएगा। और इस तरीके से टोटल हो गई है 25। 50 तक पूछे तो कितनी हुई 15। आपको अच्छे से इसमें सारे फैक्ट याद हो गए, और इस तरीके से ये क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, आगे भी आएंगे क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम क्या है कि कोई सी भी संख्या को देख करके आपको ये पता होना चाहिए कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 से कटेगी, 10 से कटेगी, किससे कटेगी। आपने कैलकुलेशन में कई बार देखा होगा, आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि यार इसको किससे काटे। कई संख्या होती है जो कटी नहीं रही होती, उनमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग जाता है जो कि अभाज्य संख्याएं होती है। उन सबके लिए क्या है, नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों को समझ गए तो आपके लिए वो देख के, संख्या को देख करके आपको पता लग जाएगा कि इससे किससे कटेगी। सबसे पहले 2 से भाज्य का नियम। तो 2 से भाज्य का नियम आपको सम संख्या में अपने आप समझ में आ गया होगा कि जिनकी इकाई के अंक 2 4 6 8 10, यानी कि जो सम संख्याएं हो गई वो सारी 2 से भाज्य होगी। जैसे कि आपने देखा कि 12 16 22, या आप बड़ी संख्या देखो तो ये 2342, या और बड़ी संख्या देखो तो ये। अब इनके केवल इकाई का अंक देखोगे आप, इकाई के अंक में 2 है 6 है, कुछ भी हो तो ये 2 से भाज्य होगी। ठीक है, 2 से भाज्य का सिंपल सा नियम है। अगर आप देखोगे 4 से भाज्य, 4 से भाज्य देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो। अंतिम 2 अंक, और ये आपके 4 से भाज्य हो। अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य देखने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई सी भी संख्या है, जैसे कि 5 6 7 1 2, ये कोई संख्या है। आपको इस पूरी में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक देखना है। इकाई और दहाई का अंक क्या है 12। आप 12 में 4 का भाग दे करके देखो, अगर 12 में 4 का भाग जा रहा है, 3 बार जा रहा है सीधे सीधे, तो ये संख्या 4 से भाज्य होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 7 8 9 4 0। जैसे मान लो ये संख्या है, आपको क्या लेना है, अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है, अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है, ये गया 10 बार, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये 4 से भाज्य होगी। ठीक है, 4 से भाज्य में क्या करना है, अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो। ठीक है, ठीक है, अब हमें देखना है 8 से भाज्य। 8 से भाज्य में क्या करना है, जैसे 4 से भाज्य में अंतिम 2 अंक देख रहे थे, वैसे 8 से भाज्य में अंतिम 3 अंक, जैसे कि
ये अंतिम 3 अंक देखने आपको, अंतिम 3 अंक। अगर इन तीनों अंकों में आप देख करके देखोगे 8 का, इसमें 8 का भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, ये होगा 8 से भाज्य। वैसे ये इतना काम नहीं आता, काम आता है ज़्यादा 11 का भाज्य काम आता है, या फिर 3 से भाज्य काम आता है, या 9 से भाज्य काम आता है। तो आपको उनको उनमें थोड़ा ध्यान देना है। 2 से आपको वैसे वैसे सीधे सीधे दिख जाएगा, 2, 4 और 8 के आपको सीधे से दिख जाते हैं। मेन होता है अब जैसे 5 से भाज्य का आपको सीधे से पता है कि वो संख्या जिसके आखिरी में या तो 5 हो या 0 हो। अगर 5 या 0 में से कोई संख्या हो तो वो 5 से भाज्य होती है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे 225 है, अब इसके आखिरी में 5 है, या फिर 3 3 3 4 5 6 और आखिरी में 0 है। तो ये संख्या जिसके आखिरी में या तो 0 या 5 हो, या कोई सी भी संख्या हो, 1 2 3 4 5, ये संख्या है, आखिरी में 5 है। जिस संख्या के इकाई के अंक में या तो 5 हो या 0 हो, इस तरीके की संख्या हमेशा 5 से भाज्य होती है। ठीक है, 5 से भाज्य का सीधा सा 0 या 5 देख लेना है, और ये भाज्य हो जाएगी 5 से। फिर नेक्स्ट देखेंगे 3 से भाज्य। 3 से भाज्य क्या, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। कोई संख्या दी हुई है 3 से भाज्य के लिए, जैसे कि आपके पास संख्या दी हुई है 5 4 7 3 2, ये कोई संख्या है। अगर ये संख्या, इन संख्या के अंकों का टोटल 3 से भाज्य हो, तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अंकों का टोटल कैसे, आप इनका टोटल करोगे 5 + 4 + 7 + 3 + 2, इनका टोटल करने पे आपके पास जो आएगा जैसे 9 11 21, ये आया इनका टोटल 21। और ये 21 अगर 3 से भाज्य होता है, 21 भाई 3 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये अगर 3 से भाज्य हो तो ये संख्या पूरी भी 3 से भाज्य होगी। पूरी संख्या में भाग दे के नहीं देखना, सिर्फ इनका टोटल में 3 का भाग दे के देखना है। ठीक है, 3 के भाग में अगर आपको देखा जाए तो एक और, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल 444, 444 है। अब इसमें आपको पूरे में भाग देने की जगह आप तीनों अंकों को जोड़ लो, 4 4 4, ये आपके पास आया 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। सीधे से 3 से भाज्य का रूल ये होगा। ठीक है, 3 से भाज्य क्या, यदि अंकों के योग में 3 से भाज्य हो, अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट 9 से भाज्य का नियम। 9 से भाज्य क्या, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, तो वो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। जैसे हमने 3 से भाज्य का देखा कि अंकों का योग 3 से भाज्य है, वैसे हम देखेंगे 9 से भाज्य का, वही संख्या के अंकों का योग। जैसे आपको पता है कि एक कोई संख्या ले लेते हैं हम 4 7 और 6 9 1, अगर इस तरीके की हम संख्या ले लेंगे, इसमें अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग कैसे, 4 + 7 + 6 + 9 + 1, ये अंकों का योग 10 16 20 27, ये अंकों का योग अगर 9 से भाग देने पे 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 27 में 9 का भाग जाता है, तो ये संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, कोई सी भी संख्या उसके अंकों का योग, अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, 9 के भाग का रूल वैसा ही है जैसा 3 के भाग का है। फिर एक 11 के भाग का नियम। 11 से भाजकता या 11 से भाज्यता का नियम क्या है कि यदि विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग तथा सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 आए या 11 आए। जैसे कि विषम स्थान कौन से होते हैं, ये और सम स्थान कौन से होते हैं, ये और ये। ठीक है, विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे जैसे हम देखते हैं कि अब इसमें विषम स्थान कौन से हो गए, ये और ये तो विषम स्थान हो गए, और ये हो गए सम स्थान। ठीक है, विषम स्थानों पे आने वाले अंकों का योग क्या होगा कि 9 + 7 + 4, इनका योग, और सम स्थानों पे आने वाले अंकों का योग का अंतर, अगर आपके पास में क्या है, या तो 0 आए या 11 आए। 0 या 11 में से कुछ आता है, तो आपके लिए ये संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। जैसे कि 9 और 7 16 20, और ये 9, ये आपके पास में आएगा, इनका अंतर 11, इनका अंतर 11 आ गया, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, अगर ये 11 नहीं आकर के 0 आता, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। अब हम इसमें विषम स्थानों का योग, ये तो सम स्थानों का योग हो गया, और ये हो गया विषम स्थानों का योग। ठीक है, अब इनका किसी का भी आप करोगे तो ये आएगा 2 + 9 + 1 -1 + 9 + 2, इनको अगर घटाओगे तो घटाने पे आपके पास बचेगा 0, घटाने पे 0 बच रहा है, दोनों विषम और सम का, तो इसका मतलब ये 11 से भाग होगी। ये भी 11 से भाज्य, ये भी 11 से भाज्य। समझ में आया, 11 से भाज्य में क्या है, विषम और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालना है। अंतर अगर 0 या 11 है, या तो आए 0 या आए 11, तो वो 11 से भाज्य होगी। 9 और 3 का रूल क्या है, 9 और 3 में क्या है, संख्याओं का टोटल करके उसमें भाग दे लो,
भाग दे के अगर वो संख्या टोटल में भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी भाग जाएगी। 9 और 3 का सिंपल सा है। 5 में क्या है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, सीधी सी बात है। 5 में या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। 8 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 का आपको पता ही है, इकाई का अंक 2 है। ठीक है, ये काम आ जाते हैं बीच में, इसलिए मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया था ये, यदि n एक प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या पे बेस्ड क्वेश्चन है, n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे विभाजित होगी। इसमें विभाजित और प्राकृत संख्या दोनों का मान है। क्या पूछा है कि 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n ये किससे भाग जाएगा, इसमें किससे भाग जाएगा। अगर किससे भाग जाएगा आपको पता है तो आप देखेंगे ये थोड़ी संख्या ऐसे आपको देख के आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रही है, एक थोड़ा डराने जैसा कुछ बना करके दिया है, एन पावर में एन, ये पर कुछ ही नहीं, इसने बोला है एन एक प्राकृत संख्या है। आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है। आप यहाँ पे एन का कोई भी मान रख लो, और मैं कहूँगा कि आप हमेशा सबसे छोटा मान रखो। छोटा मान रखोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा। जैसे सबसे छोटा मान होता है 1, एन का मान रखा 1, 1 रखा तो एन की 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। ठीक है, 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 81 माइनस 16। ठीक है, 81 माइनस, अब 9 की पावर 2 आ गया और 4 की पावर 2 आ गया, सीधे से आप इसको घटाएंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 65। ठीक है, अब 65 आ गया। ऑप्शन क्या पूछा कि हमेशा किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 65 किससे विभाजित होता है, 65 5 से होता है, बिल्कुल होता है, 13 पंजे 65। 65 13 से भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ आपके पास 5 और 13 दोनों आ गए, इसलिए तीसरा ऑप्शन ही है कि 5 और 13 दोनों से, 5 और 13 दोनों से 65 विभाजित होता है कि हाँ होता है। और आपके पास बचा कि 19, चौथा ऑप्शन 5 13 और 19। अगर आपके पास में 19 एक और ऑप्शन है, इसमें तो भाग नहीं जा रहा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे एन का मान 2 रख के देख लो। अब आपके पास में एन का मान 2 रखोगे तो यहाँ पे 9 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, इस तरीके से आप जब इसको सोल्व करोगे, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 4 बार गुणा है ये, 4 बार गुणा करके और 4 की पावर भी 4 बार गुणा करके देखोगे, और फिर आप उसमें 19 का भाग दोगे। सीधा ऑप्शन से करके देखना है, तो ये भाग नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, और भाग जा रहा है सिर्फ 5 और 13 का, तो 5 और 13 का भाग जा रहा है। आपको यही पता लग गया ये आ रहा है 65। ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है घुमाने के लिए, बस केवल ये बताया था, एक तो उपयोग किया प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या एक आपने रखा इसमें, इसमें रखते आपके पास में संख्या आ गई 65। अब सीधे से आपको ऑप्शन से कर देना है, सीधे से ऑप्शन में कर देता है। भाजकता का नियम भी आपके पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऑप्शन उठाया, भाग देके देखा कि 13 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, या 13 से भी ज़्यादा ही है, और 65 में 5 का भी भाग जा रहा है, दोनों से भाग जाता है, इसलिए 13 और 5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्या, दो अंकों की अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि अंकों को आपस में बदलने पे, माना दो अंकों की कोई अभाज्य संख्या है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई दो अंकों की संख्या होगी, एक अंक एक्स से एक अंक वाई। उन दोनों अंकों को आपस में बदलने पे एक अभाज्य संख्या बी बनती है। अब इन दोनों का अंकों को आपस में बदल दिया तो ये बन गया वाई एक्स, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर, तो ये अभाज्य संख्या बन गई बी। और इन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है कि इन दोनों का अंतर क्या है आपके पास में 36। ठीक है, इन दोनों का अंतर है 36। तो आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी क्या है। अब अगर इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि एक्स वाई माइनस वाई एक्स बराबर 36, तो इस तरीके से तो बहुत ही मिल जाएंगे आपको बताने वाले, फिर मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो आपको बता रहा हूँ कि ये एक तरीका होता है, लेकिन आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या देखी है, जब इतना ही देख लिया तो आप एक चीज़ और देख लो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 अंक ऐसे हैं जो, ये क्वेश्चन आएंगे ना कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इस संख्या को घुमा दिया और उनका अंतर ये और उसका अंतर ये, तो इस तरीके के सिर्फ 4 ही अंक है जो घुमाने पर भी आपके पास में क्या बनते हैं, अभाज्य संख्या। आप ये देखो इस टेबल में, यही लिख देता हूं मैं, इस टेबल में आपके पास में सिर्फ 4 अंक ऐसे जिनको घुमाने पे वापस से वो भी अभाज्य संख्या बनती है। जैसे कि आपने देखा 37, अब 37 है, 37 एक अभाज्य संख्या है, और इसको अगर आप घुमा देंगे तो ये 7 को इधर और 3 को इधर करने पे ये बन जाएगा 73। तो 37 अभाज्य संख्या है तो 73 भी अभाज्य संख्या है। इस तरीके से 4 ही अंक ऐसे आपको दिखेंगे, आप गौर करके देखोगे तो आपके पास एक आएगा 13, एक आएगा 17, एक आएगा आपके पास 37, और एक आएगा 79 79। ठीक है, ये 4 अंक आएंगे, इनको अगर आप घुमा देंगे तो ये भी अभाज्य संख्या बनेगी। 13 अभाज्य है और 31 भी अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 71 भी अभाज्य है, 37 अभाज्य है, 73 भी अभाज्य है, और 79 तो 93 97। ये 4 संख्याएं ऐसी है जो
घुमाने पर भी अभाज्य बनेगी। अगर आप इनको सीधे सीधे ध्यान रख लेते हैं कि 13, 17, 37 और 79, तो वो क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा। आपको कहीं एक्स वाई के पचड़े में नहीं पड़ना। 13, 17, 37, 79 क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 13, 17 और 79 और एक क्या था 37, ये आपने चार संख्या देख ली। अब आपके पास में सीधा सा आप सीधे सीधे ये कर लोगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि a माइनस बी बराबर 36 है। a माइनस बी बराबर 36 किस में आएगा, अगर आप इसको करके देखोगे, ये संख्या आपको पता है, ये तो आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा कि a और b उस अभाज्य संख्या को बदला जाता है, तो आपके पास में a माइनस बी बराबर क्या आता है 36। a माइनस बी बराबर 36 आप इसको करके देखोगे इन चारों में से, तो आपके पास में सिर्फ a की संख्या होगी कि 73 में से अगर आप 37 घटाते हो तभी आपके पास में 36 आता है। ये आपको सीधी सी बात पता लग गई। दूसरी चीज़ इसने क्या बोला कि ए बड़ा है बी छोटा है। ये बड़े और छोटे का मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जब ये चिन्ह यूं होता है, जिधर की तरफ ये मुंह खुला हुआ है, जिधर की तरफ ये मुंह बड़ा है वो संख्या होती है बड़ी, और जिधर की तरफ ये मुंह बंद है वो संख्या होती है छोटी। यानी कि इसमें ए की तरफ से ये मुंह खुला हुआ है तो ए बड़ा है बी से, यानी कि ए बड़ा भाई है और बी है छोटा भाई। समझ में आ गया? जिसका मुंह खुला हुआ है वो, जिस तरफ से मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा और बी छोटा होगा। तो ए बड़ा है, तो ए बड़ा है तो यानी कि ये तो हो गई आपकी ए और ये हो गई आपकी बी। अगर ये पूछता तो मैं बता दिया आपको पहले से ही कि बड़ा और छोटा क्या है, लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ए प्लस बी का मान क्या है। आपको ए और बी दोनों पता है, सीधा सा आपको क्या करना था, 73, 73 और 37 को जोड़ करके लिखना है। 73 और 37 को आप जोड़ दोगे तो आपके पास में आएगा 80 और 30 110। सीधा सा आपके पास में दो लाइन का क्वेश्चन था। अगर आपने ये याद है आपको, ये क्वेश्चन इसी तरीके, ये इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे कभी ऐसे भी देता है जैसे ए माइनस बी बराबर 36 आपको दे देगा, या फिर ए माइनस बी बराबर 18 है। क्वेश्चन यही होगा, ये पूछ लिया जाएगा कि ए माइनस बी बराबर 18 है, तो आप इसमें देखोगे कि 18 किसको घटाने पे आएंगे, ये रहा 13 और 31 को घटाने पे आपके पास आ जाएंगे 18। तो उस तरीके से आपके पास में 13 और 31 आ जाएगी संख्या। संख्या यही है, ये 4 ही डिजिट ऐसे है जिनको आपको पलटने पे भी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। इसके अलावा कोई सी भी डिजिट ऐसे नहीं है जिसमें अभाज्य संख्या। और ये क्वेश्चन आपके पास अभी 2022 में ही पूछा गया है, तो है ना ये इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सिर्फ ये फैक्ट याद करना है और इस तरीके से आपको ये घुमावदार करने की कोई जरूरत नहीं। एक्स वाई माइनस वाई एक्स बराबर 36, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, जमाने के लिए। इस तरीके से नहीं करना, आपको सीधे सीधे ऐसे करना है। आप करोगे, ऑप्शन का इस्तेमाल लेकर के भी आप कर सकते हो, आपके पास में सीधे आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो क्लास को इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। आप कमेंट कीजिए, उससे हमें पता लगेगा, हम आपके कमेंट सारे पढ़ते हैं। ठीक है, चलते आगे। तो कुछ संख्या ऐसी होती है जो न तो सम होती है न विषम होती है। हमने सम और विषम देखा, तो प्राकृत संख्याएं जो भी देखी हमने उनको सम और विषम में बांट दिया। लेकिन कुछ संख्याएं जो सम और विषम दोनों ही होती है, जैसे जीरो। जीरो को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सम है या विषम है। जैसे कि माइनस की संख्या, -1, -2, -5, कुछ भी माइनस की संख्याएं होगी, वो कभी भी सम या विषम में हम डिफाइन नहीं कर सकते। या फिर पॉइंट वाली संख्या, जैसे 1.1, 1.3। ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की संख्याओं को आप सम विषम में डिफाइन नहीं कर सकते। तो कुछ संख्याएं न तो सम होती है न विषम होती है। ये हो गया आपके पास में ये सारे फैक्ट। इसके बाद में अब देखते हैं, अब नई चीज़ देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, या फिर इनको एक चीज़ बोलते हैं अभाज्य युग्म, ये भी बोलते हैं अभाज्य युग्म। जुड़वा अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा कैसे? अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म भी बोलते हैं कि ऐसी संख्या, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर हो 2। जैसे हम देखेंगे कि 3 और 5 दोनों अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। ये हम देखेंगे 5 और 7, ये हम देखेंगे 11 और 13। इस तरीके की जो भी संख्या है, 3, 5, 5, 7, 11, 13, इस तरीके की संख्याओं के बीच में आपको हमेशा लगेगा कि इनमें 2 का डिफरेंस है। कि 5 में से 3 घटाए तो आपके पास क्या आएगा 2, 7 में से 5 घटाए तो आपके पास क्या आएगा 2, 13 में से 11 हटाए तो क्या आएगा 2। इस तरीके की संख्या क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या है, जिनमें 2 का अंतर हो। तो 2 अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य, 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें 2 का अंतर हो। ये देख लो आप, ये रहा कि 3 और 5 में 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य है। 11 और 13 में 2 का अंतर, दोनों अभाज्य है। तो अब इनको कैसे याद करें? कैसे, कुछ भी याद नहीं करना, आपको सीधा से इफेक्ट याद कर लेना है कि 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में 8 आपके पास में क्या होती है? अभाज्य युग्म या फिर जुड़वा अभाज्य संख्या है। कितनी होती है? 8। वो 8 देखते हैं। ये फैक्ट आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कि 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य युग्म की संख्या कितनी है।
1 से लेके 100 तक में 8 अभाज्य युग्म है। ये रहे 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 73। इस तरीके से आपके पास में 8 ये अभाज्य युग्म है। 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है आपके पास में। सिर्फ इतना सा फैक्ट आपको याद करना है, अभाज्य युग्म क्या होता है, और 1 से लेकर 100 तक में 8 अभाज्य युग्म है। ये टोटल कितने हैं? 8। ठीक है, याद कर लोगे। चलते हैं आगे। आगे क्या है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से संबंधित प्रश्न। अभाज्य संख्याओं को आप गुणन करोगे, जैसे कि आप गुणा करोगे 2 गुणा 3 गुणा 5 या फिर कुछ भी आप 7, ये इस तरीके से गुणा आपके पास में इस गुणा के क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि इस गुणन में कितने जीरो है, शून्यों की संख्या पूछ ली जाती है। शून्य कितने, जब ये पूछे जाए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें 2 कितने हैं और 5 कितने। 2 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है। 2 इंटू 5 जितनी बार होंगे उतने ही उसमें जीरो होंगे। मान लो यहाँ पे 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 3 है इन सब में, तो आप इसमें से कॉमन निकालोगे। 2 की 7 से कोई मतलब नहीं है, आपके पास 5 की पावर 3 है तो आपको भी 2 की पावर 3 से ही मतलब होगा। इसमें 3 शून्य होंगे, सीधे सीधे 3 बार शून्य होंगे। और इस चीज़ को सिर्फ आप अभी देख लो, इस चीज़ के लिए पूरी एक क्लास आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने इसमें शून्य होते हैं, उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई के अंक के अलावा आपको पूछा जाएगा उसकी स्थानीय मान, और ये सारी चीज़ें इस पूरी के लिए एक पूरी क्लास आएगी जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको आगे पढ़ेंगे, इकाई के अंक और ये शून्य की स्थिति के लिए। फिर आगे हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या कहती है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याओं का समूह जो आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखती हो, जैसे कि 23 और 24। 23 और 24 दो संख्याएं, इनका अगर गुणनखंड निकालें तो 24 के तो जो गुणनखंड निकल जाएंगे 8 3 4 2 इस तरीके से निकल जाएंगे, लेकिन 23 का 23 ही निकलेगा और कुछ नहीं। 23 और 1 और यहाँ पे 1 और ये 24। ठीक है, गुणनखंड अगर निकालते हैं तो इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो। सिर्फ आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी, कोई बहुत काम की चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको ये पता करना है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी था, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कैसे, कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याओं का समूह जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि आपने देखा 23 24 इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हाँ, ये देखो आप 2 3 23 24 5 7 9 इनमें कोई कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 5 7 9 15 28 कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या फिर एक और बात है कि इनमें इन सबका HCF है एक। HCF क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से आप देखेंगे HCF। तो इनमें देखा जाए तो इनका HCF होता है 1। सिर्फ आपको इफेक्ट याद रखना है कि इन सबका HCF 1, केवल एक ही HCF है, इसमें एक का ही भाग जाएगा, दोनों में कॉमन कॉमन फैक्टर इसमें एक ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सिर्फ आपको इफेक्ट याद रखना है, कोई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ आपके पास में सिर्फ ये थी अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं पे किस तरीके के प्रश्न आते हैं आपने वो देखे हैं अभी। अब आगे देखते हैं हम, ये इसका HCF होता है 1, ये हमने देख ही लिया। आगे देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे, किसी किसी संख्या के पूरे पूरे विभाजक टुकड़े जितने होते हैं वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 8 है, 8 में जिसका भाग जा सके, ये जो जो इसके टुकड़े, 8 में 1 का भाग जा सकता है बिल्कुल, तो 8 का एक गुणनखंड हो गया 1। 8 में 8 का भी भाग जा सकता है तो एक गुणनखंड हो गया 8। ये दो तो सब में होते होते, स्वयं संख्या और एक, ये दो तो सबके गुणनखंड होते हैं। एक का भाग सब में जाता है और खुद का भाग खुद में सब में जाता है। इसके अलावा 8 में किसका जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है 4 बार, तो इसलिए 2 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। 8 में 4 का जा रहा है तो 4 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। तो ये जो गुणनखंड है ना, ये जो इसके टुकड़े किए, जिस जो किसी संख्या के पूरे पूरे विभाजक के टुकड़े जो होते हैं वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो 8 के गुणनखंड हमने देखे, 1 2 4 8, ये सारे 8 के गुणनखंड है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि एक फैक्ट, कि प्रत्येक संख्या के लिए एक एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। मैंने अभी बताया आपको कि एक भी सबका गुणनखंड होता है, और स्वयं संख्या खुद भी खुद का गुणनखंड होती है। तो एक भी स्वयं का गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, और स्वयं संख्या भी उसका गुणनखंड होती है। ये फैक्ट आपको पता है। अगला देखते हैं आगे कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के ये तो हम देख रहे थे सारे गुणनखंड, जैसे कि 8 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। अब देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, मतलब सिर्फ प्राइम फैक्टर के रूप में। प्राइम फैक्टर जैसे कि 48 है, 48 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
48 को हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 2 × 2 और ×3, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 और 16×3 = 48। इस तरीके से हमने इसके टुकड़े करके लिखे। या आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे कि आप बचपन में देते हुए आ रहे हैं कि 48 का आप भाग देते हैं, कि 48 का आप भाग दिए, इस तरीके से टेबल बना के सबसे पहले आप दोगे अभाज्य संख्या हो 2 का भाग, 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 24, फिर 2 का भाग दोगे तो 12, फिर 2 का भाग दोगे ये जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग दोगे तो ये जाएगा 3 बार, और लास्ट में 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। इस तरीके से आपने भाग देना इसमें देखा होगा। तो ये 2 2 2 2 2 और ये 3, ये किसके हो गए, 48 के अभाज्य गुणनखंड। इसको हम इस तरीके से लिखा है कि 2 2 2 2 2 और 3, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी को हम 2 का मान 4 बार है तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन से हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड। जब संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, जैसे 56 है, 56 को लिखा हमने 2 × 2 × 2 × 7, तो ये इसका गुणा करने पे क्या आएगा 56। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर तो 3 है, 1 2 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ठीक है, 7 की पावर 1 ये आपने लिख दिया। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, गुणनखंडों के ऊपर। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। एक तरीके का टाइप 1 क्या पूछता है क्वेश्चन, टाइप 1 है, टाइप 1 पूछता है सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 48 में, 48 में अभाज्य गुणनखंड कितने, 1 2 3 4 5, जितने उसके आए ना गुणा करने पे, जितने फैक्टर आए, जितने टुकड़े आए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, वो हो गई उसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और ये आपके पास में आएगा जैसे ये तो इसको तो हटाओ, ठीक है। ये आपके पास में सीधी सी बात है कि जैसे हम कर रहे हैं 48 का, तो 48 में से अगर आपसे पूछे जाए पहली चीज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या हम देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, क्या है आपके पास में 5, ये आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरी चीज आपसे पूछा जाए कि भाजकों की संख्या कितनी है, भाजकों की संख्या जब आपको निकालनी है तब आपको ये देखना है कि कितनी तरीके के आपके पास में गुणनखंड है, कितनी तरीके की संख्या आई। अब 2 भले ही 4 बार आ गए लेकिन है तो वो 2 ही, तो आपने क्या लिखा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, यानी कि सिर्फ 2 ही तरीके की आपके पास संख्या आई, या तो 2 ही आई या 3 ही आई, 2 ही तरीके की संख्या आई, तो ये हो गया भाजक। इसमें या तो 2 का ही भाग जा रहा है या 3 का ही भाग जा रहा है। अब 2 का भाग भले 4 बार जा रहा हो उससे मतलब नहीं है, वो मतलब होता है इसमें। अब आप जब आपसे पूछे गुणनखंडों की संख्या, पूछे अभाज्य गुणनखंडों की, तब तो आपको पूरे काउंट करने हैं। और जब आपसे पूछे भाजकों की संख्या, तब आपको देखना है कितनी टाइप की संख्या आई है, कितनी तरीके की। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके की संख्या आई है, 2 या 3, 2 ही संख्या आई है, तो आपके पास में भाजकों की संख्या क्या होगी, भाजकों की संख्या होगी 2। ये हम 48 के लिए चल रहा है क्वेश्चन। 48 के लिए जब हम देख रहे हैं टाइप 1 का क्वेश्चन क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। टाइप 2 क्या पूछता है कि भाजकों की संख्या, और भाजकों की संख्या कैसे गिनना है, सिर्फ ये देखना है कि कितने तरीके के टुकड़े हैं, या तो दो का भाग जा रहा है या 3 का भाग जा रहा है, 2 ही चीज़ों का भाग जा रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछे कि सभी गुणनखंडों की कुल संख्या, सभी गुणनखंड कैसे, जैसे हमने 8 के निकाले थे यहाँ पीछे, मिटा दी, ये रहे 8 के जैसे निकाले थे कि 8 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का, 4 का, 8 का, सबका भाग जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ सिर्फ अभाज्य नहीं पूछ के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे कि टोटल गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है, ये जो घात है ना यहाँ पे, 2 की घात 4 और 3 की घात 1, इन घात में दोनों में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देना है। यहाँ आपके पास क्या है, 2 की घात 4 और 3 की घात 1, तो ये जो घात है, ये और ये, इन दोनों घातों में आपको एक एक जोड़ना है। जितनी भी यहाँ पे संख्याएं हो उनकी घातों में एक एक जोड़ना है, जैसे 4 में एक जोड़ा और 1 में एक जोड़ा, इनको आपस में गुणा कर देना है। तो कैसे करेंगे गुणा, 4 और 1 5 और 1 और 1 2, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या आएगी आपके पास में 10। एक क्वेश्चन से हम और समझ लेंगे, आप केवल इसको समझते जाओ कि सभी गुणनखंडों की कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, घात में एक जोड़ करके, जितने भी आपके पास में भाज्य कार्य है उन सबकी घातों में एक जोड़ के, ये घात में 1 इंटू घात में 1 इंटू घात में 1, इस तरीके से आपको करके, जैसे ये यहाँ बताया गया 48 का एग्जाम्पल से, 48 में ये 56 का एग्जाम्पल ये रहा, जैसे 56 में 2 की पावर 3 है और 7 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1, 2 की पावर आपके पास 3 और 7 की पावर 1 है, तो
घात में जब 3 और 1 है तो इन 3 और 1 में आपको एक एक जोड़ना है। 3 में जोड़ा 1 और 1 में जोड़ा 1, दोनों को आपस में गुणा किया, या आपके पास में आ गया कुल सभी गुणनखंडों की कुल संख्या आ गई आपके पास 8। ये थी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये थी भाजकों की संख्या, ये थी सभी गुणनखंडों की कुल संख्या। 3 टाइप के आपने क्वेश्चन देखे, ये था टाइप 3। टाइप 3 3 टाइप के क्वेश्चन तो ये रहे, और एक चौथा टाइप और आता है जिसमें आपसे पूछते हैं ये कि सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या करते हैं कि जब जैसे कि कोई भी संख्या थी, जैसे कि आपके पास थी 48 या 24 मान लो, 24 है, 24 के पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा आपके पास, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये आएगा आपके पास में 24 के अभाज्य गुणनखंड। जब आप ये देखेंगे 24 में इस तरीके से, तो 2 12 2 से गया, फिर 6 बार 2 से गया, 3 बार, और 3 से गया 1 बार, इस तरीके से आपके पास आएगा। अब आपको क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योगफल, ये अलग चीज पूछा है योगफल। योगफल जब पूछे तब आपके पास में जितनी पावर है वहां तक आपको जाना है। कैसे, जैसे 2 की पावर 3 है ना, आपको स्टार्ट करना है पावर 0 से, पावर 0 से स्टार्ट करना है। जैसे 2 की पावर आपने देखा सबसे पहले 2 की पावर 0, ठीक है, फिर आपको करना है प्लस, फिर आपको करना है 2 की पावर 1, फिर आपको करना है प्लस, फिर 2 की पावर 2, फिर आपको करना है प्लस, फिर आपको करना है 2 की पावर 3। जहाँ तक जाना है, जहाँ तक इसमें आपके पास है 2 की पावर 3 तक है, स्टार्ट करना है 0 से सबको। ये हो गया पहला। फिर आपको करना है इसको, इसको जब करना है तो आपको वही स्टार्ट करना है 0 से, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है और आपको इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ जाता है, लेकिन आपके पास में इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको ये देखना है इस सभी गुणनखंडों का योगफल। 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान होता है आपके पास में 1, चाहे 1000 की पावर 0 हो तो भी उसका मान होगा 1। 2 की पावर 1 का मान होगा 2, 2 की पावर 2 का मान होगा 4, और 2 की पावर 3 का मान होगा आपके पास में 8। पावर निकालना आपको पता ही है, जैसे 2 की पावर 3 आपको निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 की पावर 3। तो 2 को आपको 3 बार गुणा करना है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी 8, ये आ गया आपके पास। और इधर 3 की पावर 0 का मतलब वो 1, और 3 की पावर 1 का मतलब वो आपके पास 3। या आप इनको जोड़ेंगे 8 4 12, और ये 15, 15 इंटू 4, और ये आपके पास आ जाएगा कुल योगफल 60, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन किया हुआ भी है। करना क्या है, आपको फॉर्मूले में नहीं जाना, आपको सीधे से ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास गुणनखंड थे फैक्टर, उन गुणनखंडों में आपको वापस से क्या करना है, पहले उसकी पावर 0 से स्टार्ट करना है, और जहाँ तक वो पावर है वहाँ तक जाना है। पावर 0 1 2 3 सबको जोड़ा, उसको दूसरे वाले से गुणा करना है, क्या, 3 की पावर 0 3 की पावर 1। आपको ये समझ में नहीं भी आया हो, जैसे कि ये आपने 3 तरीके के टाइप तो ये देखिए, एक तो पूछा आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दूसरा पूछा भाजकों की संख्या, तीसरा पूछा सभी गुणनखंडों का कुल संख्या, और चौथा पूछा योगफल, गुणनखंडों का योगफल। योगफल जब आपसे पूछा तो इस तरीके के चारों क्वेश्चनों को अगर हम एक क्वेश्चन में करके देखें, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन लेते हैं चॉइस, चॉइस का ये किया है आपने, दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि कोई संख्या ली आपने चॉइस, चॉइस का आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले आप चॉइस के जो टुकड़े करेंगे, चॉइस के टुकड़े क्या हो गए, वही 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब आपसे पूछे पहली बात तो कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको सीधे से जोड़ना है 1 2 3 4, ये तो हो गए गुणनखंडों की संख्या। भाजकों की संख्या पूछे तो भाजकों की संख्या में आपको क्या करना है कि ये कितने, 1 और 2, दो ही तरीके की तो संख्या है, पावर भले कितनी हो, संख्या दो ही तरीके की, तो भाजकों की संख्या में आपको करना है 2, एक तो 2 है और एक 3 है, दो तरीके की संख्या। फिर आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, क्या था तीसरे नंबर पे, सभी गुणनखंडों की कुल संख्या जब आपसे पूछे तो आपको घात +1, घात क्या है 3 +1, और यहाँ पे घात क्या है 1 +1। जितनी भी संख्याएं हों, मान लो चॉइस नहीं होकर के यहाँ पे कोई 48 होती तो यहाँ पे 2 की पावर 4 होती, तो 4 + 1 और 1 + 1 इस तरीके की संख्या हो, तो इसको करेंगे हम 3 और 1 4, 4 दूनी 8। और इसी तरीके से जब आपसे पूछा जाए कि भाजकों का कुल योगफल, सभी गुणनखंडों का कुल योगफल, योगफल पूछा जाए तो आपको वही जाना है
2 की पावर आपको 0 से जाना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसको करना है इससे गुणा, वही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। भले यहाँ पे पावर आपके पास में 10 हो तो 10 तक जाना है, करना है इसी तरीके से। पावर 2 हो तो 2 तक जाना है, नहीं हो तो नहीं जाना। 1 हो तो सिर्फ 1 तक जाना है, 0 1 जाना इसी तरीके से पड़ेगा। जो भी संख्या है, मान लो यहाँ पे 7 की पावर 3 होती, 7 की पावर 3 होती तो इसको भी आप ऐसे लिखते, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3। इस तरीके से आपको निकाल कर योगफल निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो वही आएगा आपके पास 15 और ये 4 और ये आएगा 60। ठीक है, तो ये एक के मैंने आपको चारों टाइप के क्वेश्चन बताए। तो हम देखते हैं हमने आज के क्या देखा। सबसे पहले तो हमने कल की क्लास में सारी तरीके की संख्याओं का अलग अलग विभाजन देखा था ये। उसके बाद में हमने देखा कि 3 फॉर्मूले, संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग और संख्याओं के घनों का योग। फिर हमने देखा कि सम और विषम संख्याएं, अगर सम और विषम संख्या आ जाए तो सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। फिर हमने देखा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली आज कि 1 से लेकर के 100 के बीच में हमें हमारे पास 25 अभाज्य संख्या होती है, 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है ये आपको टेबल देखनी है। इनमें से 4 ऐसी अभाज्य संख्या होती है, 13, 17, 37, 79, जो उनको पलटने पे भी वो एक अभाज्य संख्या बनती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने भाजकता के नियम देखे। भाजकता के नियम के अलावा हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद में जुड़वा अभाज्य संख्या, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है 100 तक में 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती है। फिर हमने देखा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल और गुणनखंड। गुणनखंड के ऊपर हमने ये 4 तरीके के क्वेश्चन देखे। और इस तरीके से आज की क्लास इतनी पर्याप्त है। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को भी आप कर लेते हो तो अभाज्य संख्या से या गुणनखंडों से आपके पास में एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। किसी भी एग्जाम में गुणनखंड या अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। नंबर सिस्टम, वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम में कई तरीके की चीज़ आएगी, एलसीएम एचसीएफ भी आएगी, और भी जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, फैक्टर वेक्टर सब चीज़ें आती है। लेकिन इतना भी आप करते हो तो इसमें से एक क्वेश्चन की संभावना आती है। और हम हर एक चीज़ को लेते हुए चलेंगे, बिल्कुल विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें सारे फैक्ट लेते हुए चलना है। ईजी फैक्ट होते हैं, बस करना सब कुछ है। इनको समेटना बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। मैं प्रतीक जैन आपके साथ इसी तरीके से बना रहूँगा यूट्यूब की इस निःशुल्क क्लासेज में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।